नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण। और इसके पहले कि मैं प्रोग्राम शुरू करूं, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि अगर गूगल प्ले स्टोर से आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। अब आपको बताती हूं आज की हमारी स्टोरी लिस्ट। पहली स्टोरी है किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज नरेंद्र मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था जिसमें कि जस्टिस खन्ना ने एक अलग राय दी थी। इसके बारे में जितनी भी गतिविधियां रही हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। दूसरी खबर हमारी मध्य प्रदेश से है। अभी हाल में आपने देखा था किस तरीके से वहां पर सांप्रदायिक तनाव इंदौर में देखा गया था, और अब खबरें ये आ रही हैं कि जिस दिन ये सांप्रदायिक तनाव की एक स्थिति पैदा हुई थी उसके ही अगले ही दिन वहां के प्रशासन ने कुछ मुस्लिम बाहुल्य इलाके थे उनके घरों को तोड़फोड़ किया, ये कहते हुए कि रोड को चौड़ी करने का ये पूरा कार्यक्रम है। उसके बारे में आपको बताऊंगी कि क्या कुछ वहां पर तनाव है और प्रशासन ने क्या कहा। और हमारी तीसरी खबर है बेरोजगारी के नए आंकड़े आए हैं जो कि और भी डरावने हैं। जी हां, ये आंकड़े आ रहे हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE का डेटा है जो कि काफी डरावना है। इसके डिटेल्स भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं चलिए आज की पहली खबर से। अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की, जो कि एक नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको हरी झंडी दे दिया। 3 जजों की बेंच थी, जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस महेश्वरी और जस्टिस खन्ना की 3 जजेस की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। और सबसे पहले जैसा मैंने कहा उसको हरी झंडी दी गई। फिर जो बेंच थी उसने ये कहा कि पर्यावरण समिति की जो सिफारिशें हैं वो सही है और वैध है, जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े हुए थे। और जस्टिस खन्ना ने इसमें अपनी अलग राय दी है, ये कहते हुए कि जो पूरा लैंड यूसेज का मामला है इसमें हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी का अप्रूवल नहीं दिया गया था और इसीलिए अब ये वापस पूरा प्रोजेक्ट जन सुनवाई के लिए जाना चाहिए, जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात हम करते हैं, जो कि इसमें नहीं हुई। सरकार ने अपनी जो दलीलें पेश की हैं वो और भी ज्यादा रोचक है। सरकार ने कहा है कि जो वर्तमान संसद की जो स्थान है उसमें जगह की बहुत ज्यादा कमी है, आग और भूकंप से लड़ने के लिए इंतजाम नहीं है। जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं वो ज्यादा बेटर होगा कि अगर उन्हें हम एक जगह पर बना सकें। और इसके अलावा अगर आप प्रोजेक्ट देखें तो 20,000 करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट है उसमें प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, वाइस प्रेसिडेंट्स हाउस, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, लाइब्रेरी, म्यूजियम, तो बहुत सारी चीजें, ये 3 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट, इसी जो स्ट्रेच पर ये सारी बिल्डिंग्स बनाने की बात कही गई है। जो नया संसद भवन है, एक नया तिकोना संसद भवन बनाने की बात कही गई है, जिसमें जो पुराना संसद भवन है वो एक हेरिटेज साइट, एक म्यूजियम की तरह से कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने जो दलीलें पेश की थी उसमें एक और रोचक एक सजेशन जो सरकार की तरफ से आया था वो ये था कि सरकार इस समय 1,000 करोड़ का किराया देती है, जिसका पैसा ऑब्वियसली गवर्नमेंट ट्रेजरी से जाता है। तो अगर ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन जाएगा तो इस किराए की रकम हम बचा पाएंगे, ये भी एक दलील है। लेकिन सारे सवाल जो बेसिक कंट्रोवर्सीज थी वो सवाल आज भी खड़े हैं। अब सवाल ये है कि आज अगर ये आधुनिकीकरण का इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट था तो इसको लेकर एक्सपर्ट्स ने अपना जो विरोध है, अपना प्रोटेस्ट है वो क्यों जाहिर किया है। विपक्षी पार्टीज ने भी कहा कि कोरोना काल में जब लोगों में भुखमरी है, लोगों के पास इतनी गरीबी है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, तो एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट अंडरटेक करने की क्या जरूरत है, जिसके बारे में सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी भी लिखी थी और बिल्कुल लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में कि इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को नहीं अंडरटेक करना चाहिए ऐसे समय में। लेकिन जो इसके अलावा बहुत सारे आरोप सरकार पर इसको लेकर लगे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं एक लेगेसी को मिटाने की कोशिश कर रही है, एक जो पूरी जो नेशनल धरोहर है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है इन द नेम ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इन द नेम ऑफ ब्रिंगिंग अप अ न्यू आर्किटेक्चर ऑल टुगेदर। फिर सरकार का जो एक एक्सट्रीमिस्ट, जो एक चरमपंथी एटीट्यूड है उसके बारे में भी लोगों ने कहा है। लेकिन इन तमाम आरोपों के बावजूद आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हरी झंडी दे दी है। अभी पिछले महीने हमने देखा था कि नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था 10 दिसंबर को, और उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही कड़ा व्यू लिया था। उन्होंने कहा था कि
अभी कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा, यहां तक कि पेड़ भी नहीं काटे जाएंगे, लेकिन भूमि पूजन के लिए उसमें परमिशन दी गई थी। तो ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद या 1 महीना कुछ दिन के बाद फाइनली आज इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई है। और मिलने के बाद ऑब्वियसली बात है कि पूरा जो एक जिसे कहते हैं हम एंड ऑफ एन ईरा, जिन कॉलोनियल बिल्डिंग्स को हम जानते थे लटियंस बंगलो जोन, जिन बिल्डिंग्स के लिए जाना जाता था, तो वो बिल्डिंग्स अब धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी। बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट ने भी ये पॉइंट रेज किया कि जब ये कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो जाएगा तो कितना मलबा रोज निकलेगा, करीब 500 टन रोज मलबा निकलेगा, जो कि हम चेन्नई जैसे शहर में देखते हैं। तो इस तरीके की कितना डस्ट होगा, पोल्यूशन लेवल कितना बढ़ेगा, इन सारी चीजों को लेकर एक्सपर्ट्स ने बोला है कि इन द हार्ट ऑफ a city like Delhi, how can you undertake a project like this? तो पूरी जो डिसेंट्रलाइजेशन की बातें थी वो भी सामने आ रही हैं। तो ये सारे जो कंसर्न्स हैं वो अपनी जगह बने हुए हैं, लेकिन अब आज जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको हरी झंडी दे दी है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी इसको आगे लेकर बढ़ेगी। लेकिन जो रिजर्वेशंस बने हुए थे कि लटियंस बंगलो जोन में आप हेरिटेज बिल्डिंग्स को छेड़ सकते हैं, नहीं छेड़ सकते हैं, तो वो एक तरीके से इतिहास का एक नया पन्ना ऑल टुगेदर अब खुलने वाला है। और जाहिर सी बात है कि इसमें बीजेपी की लेगेसी इन्वॉल्व होगी, क्योंकि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है, खासकर जो नया संसद भवन है, ये कहा जा रहा है कि जो 75वीं एनिवर्सरी होगी स्वतंत्रता दिवस की 2022 तक, अगस्त तक ये पूरे प्रोजेक्ट को खत्म करने की बात कही जा रही है। तो अब ऐसे में कितनी तेजी से काम चलेगा, सरकार इसको किस दिशा में आगे बढ़ाती है, ये सारी चीजें सोचने वाली हैं और देखने वाली हैं कि इसमें हम किन किन चीजों से कॉम्प्रोमाइज करते हैं जब कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू होता है। क्योंकि आपने भी देखा है कि जो राजपथ का जो पूरा स्ट्रेच है 3 किलोमीटर का, वो आम जनता के लिए वो बना हुआ था, और अब वो आम जनता से कन्वर्ट होकर वो पूरा एक खास लोगों का जोन बन जाएगा, जहां पर मंत्री, मंत्रालय, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति जैसे लोग रहेंगे, क्योंकि उनके रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस होंगे। 10 बिल्डिंग्स हैं 5 स्टोरीज की, उनकी बातें कही जा रही हैं। तो ये तमाम चीजें हैं और पूरा एक तरीके से बिल्कुल एक मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा लटियंस बंगलो जोन का, अगर ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनेगा। तो ये एक नए दौर की शुरुआत हम कैसे देखेंगे, किस दिशा में ये सारी चीजें जाती हैं, वो अपने आप में एक नया इतिहास का चैप्टर है, जैसे मैंने कहा। इसके बारे में आपको क्या सोचना है, जरूर फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर हमने इंदौर में पिछले हफ्ते देखा था कि किस तरीके से सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया था जब राम भक्त कुछ चंदन खेड़ी, एक वहां का गांव है देपालपुर तहसील में इंदौर के, वहां से वो एक रैली निकाल रहे थे। उनका जन जागरण अभियान चल रहा था कि किस तरीके से जो अयोध्या में राम मंदिर बनाया जा रहा है उसको लेकर फंड्स कलेक्ट किए जाए, यानी कि एक फंड रेजिंग कैंपेन था। और एक फंड रेजिंग कैंपेन किस तरीके से एक सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा करता है, सिर्फ इंदौर में ही नहीं बल्कि थोड़े दिन पहले हमने देखा था उज्जैन में भी इस तरीके का मामला सामने आया था, जब राम भक्त, जो मुस्लिम बहुल इलाका है बेगम बाग का, वो वहां से निकल रहे थे तो बहुत सारा स्टोन पेल्टिंग हुआ, मारपीट की खबरें आई। अब लेकिन जो नई खबर आ रही है इंदौर से, तो ये पता चल रहा है कि जो इंदौर का जो चंदन खेड़ी गांव है, जिसकी मैं आपको बात बता रही हूं, वहां पर यह बताया जाता है कि करीब लगभग 400 मुस्लिम फैमिलीज हैं। और वहां पर जिस दिन ये सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हुई थी, जब इस तरीके की रैली निकाली गई, तो उसके अगले ही दिन वहां का जो प्रशासन है इंदौर का, चंदन खेड़ी देपालपुर तहसील का, उस प्रशासन ने आकर लोगों के घरों की तोड़फोड़ की और ये कहा कि इसको डिमोलिश कर दिया जाएगा। और आपको कोट करके एग्जैक्टली बताती हूं कि जो प्रतुल सिन्हा सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट हैं देपालपुर तहसील के, तो उन्होंने ये कहा था कि जो इनिशियल प्लान था, यानी कि जो शुरुआती जो पूरा कार्यक्रम था, वो ये कहा गया था कि ये रोड कंस्ट्रक्शन का है, यानी कि सड़क निर्माण का ये पूरा प्रोजेक्ट है। लेकिन उन्होंने कहा नॉट वाइडनिंग, यानी कि उन्होंने कहा कि ये चौड़ीकरण का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि रोड निर्माण की बात हम कर रहे हैं। लेकिन जब क्लैशेस हुए, यानी कि जब सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई, स्टोन पेल्टिंग हो गई, तो उसके बाद ये कहा गया कि रोड को अब हम चौड़ा करने जा रहे हैं। और आपको ये बता दें कि घरों की तोड़फोड़ की गई, लेकिन डेमोलिशन नोटिस वहां के किसी भी घर के मेंबर को नहीं दिया गया। तो ये कितना लीगल है आप सोच सकते हैं। खुद प्रतुल सिन्हा ने अपने एक वक्तव्य में, एक इंडियन एक्सप्रेस को उन्होंने इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इट वॉज जस्ट एन ओरल
कॉन्फर्मेशन, यानी कि मौखिक रूप से उन्होंने इस बात के लिए परमिशन हासिल की थी, लेकिन डेमोलिशन के लिए नोटिस नहीं दी गई। अब आपको जब मैं डेमोलिशन वर्ड इस्तेमाल कर रही हूं तो आपको बताना चाहती हूं कि 4 फीट स्पेस, यानी कि जो 4 फीट का की जो जगह है वहां तक लगभग 4 फीट जो जगह थी वो लगभग उन घरों के सामने से वहां पर तोड़फोड़ की गई है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था जहां पे बहुत सारी मुस्लिम फैमिलीज रहती थी। एक पंचायत मेंबर है वहां के मोहम्मद रफीक, उनको भी अरेस्ट किया गया जब ये बिल्कुल तनावपूर्ण एक स्थिति पैदा हुई थी। तो उनकी जो पत्नी है उन्होंने कहा कि आपके पति साथ में नहीं रहते और ऐसे में अगर आप सामने की दीवार गिरा दोगे तो ऐसे में क्या होगा और हम कितने सुरक्षित रहेंगे। तो आज राम मंदिर निर्माण के लिए जो ये रैलीज निकाली जा रही हैं, चाहे वो उज्जैन हो चाहे इंदौर हो, राम भक्त रैली निकाल रहे हैं। लेकिन जो खबरें हमने हाल में देखी कि किस तरीके से एक मस्जिद के पास किसी ने प्रोवोक करने की कोशिश किया और वो हनुमान चालीसा का पाठ बैठ के पढ़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही थी ताकि दो जो संप्रदाय हैं उनमें एक तनाव की स्थिति पैदा हो और जो एंग्जाइटीज है लोगों के मन में वो आज और गहरी होती जा रही है। जाहिर सी बात है अगर मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है और अगर वहां पे जाकर एक हिंदू डोमिनेंस देखने की कोशिश होगी तो ऐसे में किस तरीके की स्थिति पैदा होगी और उस पर अगर प्रशासन उस चीज को सपोर्ट करे तो आप इसे क्या कहेंगे। शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है वो खुद इस बात को कहती है कि नहीं, हम स्टोन पेल्टर्स को नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए एक खास हम लॉ लेकर आ रहे हैं और किसी भी स्टोन पेल्टर को नहीं छोड़ा जाएगा। तो ऐसे में जो माइनॉरिटीज हैं वो क्या कहेंगी। आज जो पूरा एक तनावपूर्ण स्थिति है वो क्यों दिख रही है, क्योंकि आज हिंदू डोमिनेंस की बात हो रही है। अगर हम पहले मुस्लिम डोमिनेंस की बात करते थे तो आज एक हिंदू डोमिनेंस की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम्स इस समय डरे हुए हैं। अगर राम भक्तों की एक रैली उनके इलाके से निकलती है तो उनको लगता है कि उनको लोग परेशान करेंगे, उनको डराएंगे, उनको धमकाएंगे। और ये जो रैलीज निकाली गई है, बेगम बाग एरिया का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि जो उज्जैन में हादसा हुआ, उसके बाद हमने इंदौर में देखा। तो इस तरीके के जो और मध्य प्रदेश हिंदू डोमिनेंस के लिए जाना जाता है जहां पे कि आरएसएस की एक बहुत पेट है, जो हिंदुत्व एजेंडा है उसको किस तरह से वहां पे कैरी आउट किया जाता है। तो आज सवाल 2-3 है आपके सामने। पहली बात तो ये है कि हमारी सरकार बात करती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब सबको साथ लेकर चलने की बात आती है तो वहां पर ये हिंदू डोमिनेंस वर्सेस मुस्लिम डोमिनेंस की बात आ जाती है। तो ऐसे में आप समाज को एक होकर कैसे चलेंगे। दूसरी बात ये कि राम भक्तों की रैली निकालने में कोई बुराई नहीं है। राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है बहुत अच्छी बात है, उसके निर्माण के लिए आप फंड्स रेज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फंड रेजिंग की आड़ में अगर आप सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और वो जो भी कर रहा है, चाहे वो हिंदू हो वो चाहे मुस्लिम हो, वो समाज के जो अस्थिर तत्व हैं वो ये काम करते हैं। तो इनको लेकर वहां का प्रशासन, वहां की सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है, इसको कड़ाई से क्यों नहीं लिया जा रहा है कि जो भी असामाजिक तत्व हैं वो ऐसी जरूरत क्यों कर रहे हैं कि इस तरीके की सांप्रदायिक तनाव, आज सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हुई है, कल दंगे भी हो सकते हैं, भड़काऊ भाषण लोगों के हो सकते हैं और वाकई में प्रोवोकेटिव एक स्थिति पैदा भी हुई जब हमने देखा कि किस तरीके से मस्जिद के आसपास हनुमान चालीसा को पढ़ने की बात हो रही थी। तो हम कह रहे हैं कि ये एक सेक्युलर स्टेट है जहां पर कि रिलीजियस टॉलरेंस दिखाया जाए, लेकिन जो हादसे हमारे सामने आते हैं वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होते हैं। अब इसके लिए आप सरकार को नहीं दोष देंगे या प्रशासन को नहीं दोष देंगे या लोगों को नहीं दोष देंगे, इसमें मुझे लगता है कि सब लोग रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो समाज हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हो। ऐसे असामाजिक तत्व जो कि आज भड़काने का काम कर रहे हैं, सांप्रदायिक तनाव फैलाने की बात कर रहे हैं, तो आज उनके खिलाफ किस तरीके का एक्शन लिया जाए। तो कहीं ना कहीं एक डरावनी सी स्थिति पैदा हो रही है। हम बात करते हैं फ्रीडम की, हम बात करते हैं स्वतंत्रता की, हम बात करते हैं अपने मौलिक अधिकारों की, रिलीजियस फ्रीडम की हम बात करते हैं, लेकिन एक तरफ ये नैरेटिव चलता है और दूसरी तरफ एक नैरेटिव आता है कि जब हम राम भक्तों की रैली देखते हैं तो वो एक तरीके का सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो डोमिनेंस वाली बात है, जो द सेंटिमेंट्स की जो डोमिनेंस की बात है, उसको कहीं ना कहीं एक लेवल प्लेइंग फील्ड जब तक नहीं मिलेगा और अगर इसमें प्रशासन का और राज्य सरकारों का सपोर्ट नहीं होगा तो इस तरीके के तनावपूर्ण स्थिति या दंगे भी जो हो सकते हैं वो स्थिति बार बार हमें सामने देखने को मिलेगी। अब इस पर शिवराज सिंह चौहान का क्या कहना है
जाहिर सी बात है उनको लेकर कड़ी आलोचना होती है कि वो हिंदुत्व का एजेंडा फॉलो करते हैं। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन सांप्रदायिक तनाव होता है उसके अगले ही दिन आप जो मुस्लिम परिवारों के जो घर हैं उनको आप डिमोलिश कर देते हैं, और डिमोलिश करने के पहले उनको नोटिस भी नहीं दी जाती है। तो ये तमाम सारे सवाल आज सामने खड़े हैं। और जो प्रतुल सिन्हा की मैं बात कर रही थी, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने खुद अपने इंटरव्यूज में इस बात को कहा है कि जो इनिशियल प्लान था वो रोड निर्माण का था, रोड वाइडनिंग का नहीं था। लेकिन जब क्लैशेस हो गए, जब तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो रोड को चौड़ी कर रहे हैं, और रोड को चौड़ी करने के लिए आप उनके घरों को ढहा रहे हैं। तो एक तरफ आप उनको भड़काते हैं, दूसरी तरफ उनके घरों को नष्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या मुस्लिम्स आज निशाने पर हैं? मुस्लिम्स केंद्र सरकार के निशाने पर है, मुस्लिम्स राज्य सरकारों के निशानों पर है। तो मुस्लिम्स ने ऐसा क्या कर दिया है? आज मुस्लिम्स के अंदर एक अलगाववाद की स्थिति क्यों पैदा की जा रही है कि क्या मुस्लिम है तो बिल्कुल अनटचेबल हो गया? कुछ इस तरीके की स्थिति पैदा हो रही है। राम मंदिर निर्माण के कोई खिलाफ नहीं है, किसी ने ये नहीं कहा कि आप फंड्स इकट्ठे ना करिए, लेकिन मुस्लिम्स को जो मार्जिनलाइज करने की जो कोशिश की जा रही है उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा है कि आप मुस्लिम्स को निशाना क्यों बना रहे हैं, मुस्लिम्स को टारगेट क्यों कर रहे हैं। आज शिवराज सिंह चौहान इस पर क्या जवाब देंगे? आज केंद्र सरकार में मोदी जी क्या जवाब देंगे? अमित शाह जी क्या जवाब देंगे? किसी के पास कोई जवाब है? इसको लेकर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं जो बेरोजगारी के नए आंकड़े आए हैं, जो कि और भी डरावने हैं। ऐसे अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, और अगर उनको लगता है कि बहुत जल्दी उनको रोजगार मिल जाएगा तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है। और उसकी एक वजह है, मैं आपको बताती हूँ। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE का जो ताजा आंकड़ा आया है वो अपने आप में भयावह स्थिति एक बताता है। क्यों? क्योंकि उसने राष्ट्रीय और ग्रामीण जो बेरोजगारी है उसकी दरें वो सामने लेकर आए हैं। उसका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। अब जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया है सामने राष्ट्रीय बेरोजगारी का, वो 9.06% है। ये दिसंबर का आंकड़ा है, लेकिन नवंबर में यही दर 6.51% थी। अगर ग्रामीण बेरोजगारी की बात करें तो दिसंबर के महीने में 9.15% थी, और नवंबर में दिसंबर का जो आंकड़ा था वो 9.15% था, और नवंबर का जो आंकड़ा है वो 6.26% था। और ये जो आंकड़ा आया है ये इसलिए डरावना है क्योंकि जुलाई से अगर आप जो भी फिगर्स आ रहे हैं, CMI का डेटा हर महीने आता है, तो जुलाई से जितने भी आंकड़े आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं ये अभी तक का सबसे ऊंचा स्तर बेरोजगारी का है। तो अगर सरकार इस बात को कहती है कि उसके फंडामेंटल्स इकोनॉमी के बिल्कुल ठीक है और रोजगार के बहुत सारे विकल्प अभी सरकार के सामने हैं, तो आज उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जहां से आप लोगों को जहां से लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर कुछ एग्जांपल्स हैं जो ऑब्जर्वर्स ने और एक्सपर्ट्स ने, इकोनॉमिस्ट्स ने बताए भी हैं कि मनरेगा से बहुत ज्यादा इनकम्स लोगों को हुई थी। मनरेगा में भी थोड़ा सा गिरावट नजर आई है, लेकिन जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, कहा जा रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में भी काफी रोजगार मिलेगा। तो आज सवाल यह है कि जितनी भी स्कीम्स हैं उनसे रोजगार सरकार कैसे पैदा करेगी, आज ये सोचने वाली बात है। और जिस तरीके से बेरोजगारी की दर बढ़ रही है तो सरकार को कहीं ना कहीं इस पर सीरियसली सोचना होगा। और आपको बता दें कि बेरोजगारी का मुद्दा इतना बड़ा है कि बार बार सरकार को घेरे में लेती है विपक्षी पार्टी। 17 सितंबर की हम बात करें, जब नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, तो उस दिन जो यूथ कांग्रेस के लीडर्स हैं उन्होंने बेरोजगारी दिवस बनाया, उसको ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर उसको ट्रेंड भी करवाया। और बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है कि वो किसी भी सरकार को गिरा सकती है या बना सकती है। लेकिन अभी बार बार जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, अगर उनसे इकोनॉमी पे आप सवाल करिए और बेरोजगारी पर सवाल करिए तो वो ये कहेंगे कि नहीं, बेरोजगारी तो कोरोना काल में ज्यादा बढ़ गई। जी हाँ, ये सही बात है कि बेरोजगारी कोरोना काल में ज्यादा बढ़ी, लेकिन जो हमारे अर्थव्यवस्था की स्थिति थी वो कोरोना से पहले ही बिगड़ चुकी थी। और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने जब भी सरकार को राय देने की कोशिश की तो सरकार ने उन सारे लोगों की अनदेखी कर दी। और इसीलिए आज बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं कि हमारे इकोनॉमिक जो फंडामेंटल्स हैं वो कहां गलत हो रहे हैं। हम बार बार बात करते हैं, पहले हम बात करते थे कि जो नए सर्वेज आ रहे हैं उसमें बेरोजगारी के बहुत सारे ऐसे जो विकल्प पैदा हुए हैं उनको हम सर्वेज में लेते नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओला, उबर, इनकी हम बातें करते हैं कि उनका जो डेटा है वो नहीं लिया जाता। उधर नीति आयोग ने भी एक सर्वे कराया था, उसको हम नहीं इंक्लूड करते हैं। तो हम किस डेटा
पर बिलीव करें, हम किस डेटा पर विश्वास करें जिससे ये लगे कि जो केंद्र सरकार है वो रोजगार का जो मुद्दा है उसको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। तो ये जो सीएमआई का जो डेटा है जो मैं बता रही हूं आपको, ग्रामीण और राष्ट्रीय बेरोजगारी का ये एक तरीके से बढ़ती जा रही है, लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी है कि अगर एक तरफ राष्ट्रीय और ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ती जा रही है तो जो शहरी रोजगार है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी नजर आई है और कि वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये एक सिल्वर लाइनिंग है। लेकिन सिर्फ शहरी रोजगार से काम नहीं चलेगा। आज इतने सारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो कि कोरोना काल में वापस अपने गांव गए थे, उनके पास आज काम नहीं है, तो जो ग्रामीण रोजगार है वो अपने आप में एक चुनौती बन गया है और राष्ट्रीय बेरोजगारी तो है ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती। तो जो एक्सपर्ट्स इस बात को बार बार कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के क्या सोर्सेज हैं इनकम के, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे मनरेगा हो, क्या सोर्सेज हैं, और इन सोर्सेज को जब तक सरकार नहीं बढ़ाएगी तब तक ये जो बेरोजगारी का जो एक फैंटम है, एक तरीके से अगर मैं कहूं तो ये फैंटम कभी भी समाज से नहीं जा सकता है। और आप दिन पर दिन देखिए कि जो बेरोजगारी का जो रेट है वो बढ़ता ही जा रहा है। समाज के हर परिवार में आप देख लीजिए कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको जरूर मिलेगा जिसकी जॉब चली गई या जिसकी कंपनी ने उसको निकाल दिया। तो ये आज के समाज की एक रियलिटी है और ये मैं कहूंगी सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि विश्व के कई देश हैं जहां पर आपको ये रियलिटी नजर आती है। लेकिन विश्व के जो बाकी देश हैं वो इसको कॉम्पेंसेटरी पैकेज या कॉम्पेंसेशन, सम अलाउंस, उस तरीके से उसको कॉम्पेंसेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारत में जो जिस तरीके का पैकेज अनाउंस हुआ था वो यही था कि वो पूरा क्रेडिट लेंडिंग पे था, लोन्स पर आधारित था और लोगों के जेब में डायरेक्ट पैसा न पहुंचने की वजह से ये जो गरीबी है, ये जो भुखमरी है, ये कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो जो सीएमआई का डेटा है एक तरीके से इट्स अ वेकअप कॉल अगेन फॉर the Indian government as to what alternatives is going to find, what sources of income is going to find। ये सारे सवाल आज हमारे सामने हैं। अब इसका सरकार क्या कहेगी? आई एम श्योर कल निर्मला सीतारमण से अगर इसको लेकर कोई सवाल करेगा तो वो यही कहेंगी कि नहीं हम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी। लेकिन उन परिवारों से पूछिए जहां पर जॉब्स आज नहीं है, जिनके लोग आज इस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनके घरों की ईएमआईज कैसे जाएंगी, उनके घर का राशन कैसे जाएगा, उनके घर के बच्चों की स्कूल की फीस कैसे जाएगी। आज उस बात का जवाब शायद निर्मला सीतारमण के पास नहीं होगा और जिस दिन ये जवाब निर्मला सीतारमण दे पाएंगी उस दिन शायद हम कहेंगे कि ये जो बेरोजगारी है ये वाकई में शायद केंद्र सरकार सीरियसली इसको टैकल कर रही है। इस पर आपका क्या सोचना है? फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के एजेंडा की 3 स्टोरीज में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।